हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है राजा किसानों नगर, जिसके लिए हमारा पार्ट नंबर 30 रहने वाला है। इससे पहले 2 पार्ट बना चुके हैं इस चैप्टर के लिए, अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज को जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है दक्षिण के राजा और सरदार। तो इससे पहले हमने जो भी पढ़ा उसमें हमने उत्तर के राजा के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक में दक्षिण के राजा के बारे में और सरदार के बारे में। तो देखते हैं इस टॉपिक को। तो दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में चोल चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। अब यहाँ पर सरदारी का मतलब क्या है, तमिलकम का मतलब क्या है। तो तमिलकम वर्ड है यहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चोल चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय होता है हुआ, ठीक है। और जो सरदारी क्या है, सरदारों के शासन को हम सरदारी कह देते हैं, ठीक है ना। अब ये सरदार कौन होते थे, ठीक है। अब आपके मन में जो तस्वीर बन रही है सरदार की, वो वाले सरदार की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पद होता था, अब ये किस प्रकार का पद होता था, इसके पास कितनी पावर होती थी, ठीक है, ये क्या करता था उसके बारे में जानते हैं। तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। इसका जो पद है ये वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी, ठीक है। वंशानुगत मतलब क्या होता है, जो उसका पहले उसका पिता है, ठीक है, पिता उस पद पर है, फिर उसका पुत्र भी उस पद पर रहेगा, फिर उसका पुत्र भी उसी पद पर आसीन हो जाएगा, उसको प्राप्त कर लेगा। तो उसको क्या कहते हैं, वंशानुगत कहते हैं, ठीक है ना। समझ गया तक। अब जो ये सरदार है, इसके जो समर्थक होते थे इसके खानदान के लोग ही होते थे, और अनुष्ठान का संचालन ये सरदार ही करता था। युद्ध के समय नेतृत्व भी करता था, और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाता था, मीडिएटर की भूमिका ये निभाता था, ठीक है ना। और जो इनके अधीन लोग थे सरदार की, क्या उनसे ये भेंट लेते थे, और जो राजा है वो कर लेते थे, और जो ये सरदार ये भेंट लिया करते थे, ठीक है, जो अपने अधीन लोग हैं उनसे। और जो इनको भेंट मिलती थी सरदारों को, एक ये क्या करते थे, जिनके समर्थक है उसमें उस भेंट का वितरण कर देते थे, उसमें बांट देते थे, ठीक है ना। और सरदारी में क्या स्थायी सेना और अधिकारी नहीं होते, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, जो सरदारी है उसमें स्थायी सेना और अधिकारी नहीं होते हैं, जो राजा के पास होते हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब जो हमें इनकी जानकारी मिलती है इन राज्यों की, ठीक है, सरदारों के बारे में, तो हमें मिलते तमिल संगम ग्रंथों से, ठीक है। तमिल संगम ग्रंथ में जो कविता है उससे क्या है, हमें इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे हम बात करें तो कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व वसूल करते थे, ठीक है। इन्हें मध्य और पश्चिम भारत पर शासन करने वाले सातवां शासक, जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक का शासन किया, और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। जो शक शासक थे ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है ना। समझ गया तक। तो यहाँ पर क्या इनमें शामिल है जो लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व वसूल करते थे। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, दैविक राजा, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं कुषाण शासकों के बारे में। तो ये क्या करते थे, अपने आप को देवता के समान दिखाते थे। अगर आप इनका सिक्का भी चेक करोगे जो उन्होंने जारी किए थे, उसमें पिछले पृष्ठ भाग पर यानी पिछले भाग पर तो कौन होते थे, देवता होते थे, और अगर भाग पर ये खुद अपनी क्या है चित्र बनवाते थे, ठीक है, जो ये राजा होते थे। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप तो इस टॉपिक का भी जानने वाले हो कि किस प्रकार से जो ये कुषाण शासक थे अपने आप को देवता के समान दिखाते थे, ठीक है। तो देखते हैं इस टॉपिक को। तो राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक मुख्य साधन देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। तो इसका उदाहरण दे रखा है कुषाण शासकों का, जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन किया। कब से कब तक, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी, ठीक है। अगर आपको ईस्वी पूर्व में अंदर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो भाई कमेंट कर दो। समझ गए तक। तो अब हम बात कर रहे हैं कुषाण शासकों के बारे में। तो कुषाण इतिहास की रचना हम किस प्रकार से करते हैं। तो कुषाण जो शासक है इनके इतिहास की रचना हम अभिलेखों के माध्यम से करते हैं, साहित्य के माध्यम से करते हैं, सिक्के और मूर्तियों के माध्यम से हम करते हैं, ठीक है। जो सिक्के और जो मूर्तियाँ सर्वोत्तम प्रमाण है राजधर्म के कुषाण शासकों के बारे में जानने के लिए, ठीक है। अब हमें ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं जिससे हम कहते हैं कि जो कुषाण शासक थे अपने आप को भगवान के समान दिखाते थे, देवता के समान दिखाते। और आगे हम बात करें तो मथुरा के पास माट के देवी स्थान पर, मथुरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो मथुरा के पास माट की देवी स्थान पर कुषाण शासकों की मूर्तियाँ लगाई गई थी। और अफगानिस्तान में भी ऐसी हमें मूर्तियाँ देखने को मिली हैं। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये अपने आप को देव तुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, मतलब कि भगवान के समान प्रस्तुत करना ये चाहते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या करा, मूर्तियाँ लगवाई, ठीक है ना। तो कुषाण शासक वो एक चीज़ और करते थे, अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, ठीक है। और जो चीनी लोग थे वो स्वर्गपुत्र की उपाधि लगाते थे, अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो ये क्या है भाई, जो कुषाण शासक के
ऐसा माना जाता है कि चीनियों से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा करा है। ठीक है, देवपुत्र की उपाधि लगाई है। आगे हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व याद रखना है। तो इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे और जिनका निर्वाह होता था, जो जीवन यापन चलता था, वो स्थानीय संसाधनों द्वारा होता था और भूमि पर नियंत्रित करके होता था। ठीक है ना। अब जो सामंत थे वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। ठीक है ना। और जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे वो बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। ठीक है, मतलब कि उनके अंडर काम करते थे। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है गुप्त साम्राज्य के बारे में, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना। और स्थानीय संसाधनों पर और भूमि पर नियंत्रण करके ये अपना निर्वाह करते थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं गुप्त शासकों के इतिहास का हमें पता कैसे चलता है। तो गुप्त शासकों के इतिहास में साहित्य, सिक्कों, अभिलेखों, कवियों द्वारा राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियाँ की सहायता से लिखा गया है। तो जो प्रशस्तियाँ होती है इसका मतलब क्या होता है? जो प्रशस्तियाँ होती है क्या भाई, राजा की प्रशंसा में लिखी जाती है कवियों द्वारा। यहाँ पर एक उदाहरण भी दे रखा है। हरिशेन जो सबसे शक्तिशाली सम्राट गुप्त सम्राटों में सबसे शक्तिशाली सम्राट थे के राज कवि थे। ठीक है, हरिशेन। तो इन्होंने क्या करा, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से परिचित पर्याप्त प्रशस्ति की रचना की। ठीक है, प्रशस्ति का मतलब को बता ही चुका हूँ मैं, आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो हरिशेन ने क्या करा था, इलाहाबाद स्तंभ के नाम अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध पर्याप्त प्रशस्ति की रचना की थी, संस्कृत में की थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आ भी सकता है 1 मार्क में क्वेश्चन ही। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो आपके अदर्स टॉपिक है उसको हम अगले पार्ट में खत्म करेंगे। बाकी कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।